नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विद्याभूमि चैनल पर। मेरा नाम है आकाश। तो मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा, जो कि यहाँ पे दो वीडियो से देख रहे हैं, क्योंकि हम पहला चैप्टर बायो का 9th क्लास का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसकी दो वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप वो देखिए, और फिर जो थर्ड पार्ट है ना, वो वहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था, उसका थोड़ा 2 मिनट की रिकैप देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि सेकंड पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो पहले तो पढ़ा था अपने सेल की कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर सेल का स्ट्रक्चर देखा था, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी। ठीक है, जो कि सेल का कंपोनेंट का एक भाग होता है। ठीक है, और एक और चीज पढ़ी थी हमने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। पहले कल जो हमने देखा था कि जो सेल के कंपोनेंट होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से कल हमने एक एक कंपोनेंट पढ़ लिया था, जो कि जिसका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आशा करते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सेल का कंपोनेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल होती क्या है? ठीक है, सेल वॉल सेल वॉल सेल के सबसे बाहरी परत होती है, वो भी प्लांट्स में। ठीक है, सबसे बाहरी परत जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। कैसे होती है? नॉन लिविंग होती है। रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आसानी वर्डों में, इसका मतलब ये है कि ये पहली बात तो ये लिविंग नहीं है, मतलब मरी हुई सेल है। ठीक है, रिजिड रिजिड मानी दरदरी। ठीक है, दरदरी होती है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल होती है ना, क्योंकि एनिमल सेल्स में तो पाई नहीं जाती, तो प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग होती है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल बाहरी बाहरी और पाई जाती है सेल के बाहर। ठीक है, कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज। और ये किस चीज से बनी हुई थी? मेनली कैसे बनी? तो ये काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये सब चीजों से मिलकर बनी थी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल वॉल अलग अलग बनती है। ठीक है, तो इसमें काय की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है। सेल कंपोस्ट मेनली ऑफ सेल्यूलोज, इस सेल्यूलोज से बनी होती है मेनली। ठीक है, तो आइए हम सेकंड सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं, क्योंकि सेल वॉल का है प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ लाइक आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, माने कि जैसे सेल है, सेल का शेप बढ़ रहा है, तो क्या देंगे उसको? स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, ताकि वो फटे ना। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है हमने कई बार बता दिया, लेकिन एक बार फिर से पॉइंट आया तो एक बार फिर से बताएंगे आपको। लाइन मतलब कहाँ पे पाई जाती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि ऊपर। ठीक है, बाहरी ओर। ठीक है, तो अब सेल वॉल के फंक्शन देखेंगे। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन क्या है? तो अभी 4 फंक्शन है, अगर 40 फंक्शन होते हैं, लेकिन अभी आपकी 9th क्लास में आपके इतने ही फंक्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप उतने पढ़िएगा, और आप आगे पढ़ेंगे ना, तब और फंक्शन होंगे, तब आपको पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, तो पिरामिड प्लांट, पिरामिड प्लांट का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो ज्यादा विकसित नहीं हो चुके, जैसे कि एलगी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ। ठीक है, ये आप 11th क्लास में आप इनके बारे में अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है, एलगी के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में, और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट है। ठीक है, पिरामिड प्लांट फंगी एंड बैक्टीरियल सेल रेसिस्ट ब्रस्टिंग। इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल का फंक्शन ये है उसका, इस पॉइंट का मतलब ये है, जो प्रिमिटिव प्लांट होते हैं, जो फंगी होती है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, वो सेल को फटने से बचाती है। ठीक है, और सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल पानी को एब्जॉर्ब करती है, मतलब बाहरी वातावरण से अंदर पानी लेती है, उसके द्वारा लेती है ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, कल एक वर्ड आया था डिफ्यूजन, आज एक वर्ड आया ऑस्मोसिस। इन दोनों वर्ड के बारे में हम एंड में पढ़ेंगे चैप्टर के। ठीक है, अभी हम डिवीजन और ऑस्मोसिस की बात इसलिए ज्यादा नहीं होता है, ताकि टिपिकल हो जाएगा ज्यादातर मामला। ठीक है, वो थोड़े कठिन से हैं, तो हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है,
तो अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम सेल कोलैप्स। इसका मतलब ये है कि सेल को अगर सेल फूली हुई है, सेल का अगर बाहर अंदर वाला भाग पूरा बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सेल पचक जाएगी, सेल पिचक जाएगी सेल। तो इसको रोकता कौन है, सेल वॉल। सेल वॉल पिचकने से रोकती है, ठीक है, सेल को, ठीक है। अब इसका चौथा क्या है पॉइंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस। तो सेल वॉल होती है, पैथोजेंस से रोकती है, सेल को बचाती है, ठीक है, पैथोजन से, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया सेल को उसको क्या करते हैं, डिफेंस करती है सेल वॉल, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, ठीक है। अब इसके बारे में सेल वॉल किस में पाई जाती है और किस चीज की पाई जाती है, ठीक है, वो देखेंगे हम, ठीक। सेल वॉल बचाती है, ठीक है, पैथोजन से। तो अब हम देखेंगे कि सेल वॉल किस किस चीजों में पाई जाती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, किस चीज की पाई जाती है, ठीक है। तो पहले हम छोड़ रहा है हमारा, आज तक तो हमारा साथ सबने छोड़ा ही है, आज मार्कर भी छोड़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, इनमें देखेंगे कि कौन से में सेल वॉल पाई जाती है और कौन से में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो पहले देखेंगे कौन में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है और प्रेजेंट का साइड आएगा। इस शॉर्टकट में प्रेजेंट ऐसे ले लेंगे, हमने नोट्स में भी ऐसा ही दिया है तो आप समझ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट बैक्टीरिया में पाई जाती है, पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है, पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है, नहीं, एब्सेंट होती है। प्लांट में किस चीज की पाई जाती है, प्लांट में सेलुलोज की पाई जाती है, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा ना कि प्लांट में मेनली सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, जो हमने अभी देखा सेलुलोज की, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेलुलोज, बैक्टीरिया में कहीं पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। फंगी क्या है, कवक, ठीक है, ठीक है। तो एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती तो ऑप्शन, वायरस में भी कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती तो ऑप्शन, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं, कौन में किस चीज की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट में कुछ चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, बैक्टीरिया में पेप्टाइड ग्लाइकन, फंगी में काइटिन और एनिमल और वायरस में पाई जाती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल, ये तो क्या हो गए सेल के कंपोनेंट, ठीक है। अब हम तीसरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आइए करते हैं। तो आइए अब हमारा नया टॉपिक है न्यूक्लियस, जो कि एक सेल का ऑर्गेनेल है, ठीक है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं हम। द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन फॉर्म ऑर्गेनेल, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, जो हमने और पहले बता दिया था आपको सेकंड पार्ट में, जब सेल का स्ट्रक्चर बता रहे थे हम, ठीक है आपको। द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन फॉर्म ऑर्गेनेल, ठीक है, एंड कंटेन पोर्स। जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में हम और आगे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, उसमें और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। फोर्स होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स किस लिए है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच के
तो मटेरियल है वो एक्सचेंज करने के लिए फोर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस पर। तो आइए एक बार और लाइन को पूरा अच्छे से समझ। द न्यूक्लियर इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। कंटेन पोर, पोर किस लिए होते हैं? मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए, किसके बीच के? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच के। चलिए तो आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक सेल का ऑर्गेनेल है, ठीक है। द न्यूक्लियर इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमने कल भी देखा था, जो नेक्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट, उसमें हमने देखा था जब सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें हमने न्यूक्लियस बनाया था। न्यूक्लियस में क्या थी? हमने बताया था आपको कि डबल मेम्ब्रेन थी, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन थी ना। द न्यूक्लियर इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। कंटेन पोर, ये पोर किस लिए है? देखिए कहाँ पे पोर होते हैं और किस लिए होते हैं। पोर जब हमने कल सेल का स्ट्रक्चर बनाया था तो न्यूक्लियस बनाया था, उसमें उसमें जो डबल मेम्ब्रेन थी ना न्यूक्लियस की, उसमें कुछ कुछ स्पेस छूटा था, कुछ कुछ स्पेस छूटा था मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो उसी को हमने क्या नाम दिया था? पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब पोर किस लिए काम आते हैं उसका फंक्शन देखेंगे। पोर फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म, मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए पोर काम आते हैं। और कहाँ कहाँ से मतलब मटेरियल एक्सचेंज होता है? न्यूक्लियस के अंदर वाला मटेरियल और साइटोप्लाज्म के अंदर वाला मटेरियल। मतलब कि न्यूक्लियस है, ठीक है, एक जो न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, यहाँ से इसको यहाँ पे जाना और यहाँ को इसको यहाँ पे जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसलिए ये पोर काम आते हैं। चलिए तो एक बार और ये पहला पॉइंट देखेंगे कि क्या है इसका मतलब। द न्यूक्लियर इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। एंड कंटेन पोर, पोर कंटेन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको। पोर, पोर मटेरियल एक्सचेंज, इसलिए मटेरियल एक्सचेंज के लिए किसके बीच में से होता है मटेरियल एक्सचेंज? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल एक्सचेंज होता है, किसके द्वारा? पोर के द्वारा, ठीक है, पोर से एक्सचेंज होता है। आइए अब सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, डीएनए, प्रोटीन। न्यूक्लियस में क्या कंटेन है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना है? यहाँ पे लिखा डीएनए, प्रोटीन। कल हमने आपको बताया था जब न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया था सेल स्ट्रक्चर में, तो उसमें एक हमने डीएनए का जिक्र किया था। तो उसी डीएनए से और प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम का रूप बनाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है? अभी आपकी क्लास में इतना कुछ नहीं है कि आपको हम क्रोमोसोम के बारे में इतना कुछ बताएं, ठीक है, लेकिन इतना बताया गया जो आपके 9th क्लास में है, ठीक है। क्रोमोसोम के पास क्या होता है, ये कब दिखता है और क्या होता है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब दिखता है? जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है, जब सेल का डिवीजन टाइम चलता है ना, तब क्रोमोसोम दिखता है, ठीक है। तो ये क्या कैरी, मतलब इसके पास क्या होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? द कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है क्रोमोसोम के पास, ठीक है, किसके फॉर्म में होती है? डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या है। डीएनए का पहले तो है फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपको डीएनए का इतना क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म पूरा आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आधा आधा छोड़ के याद कर लीजिए, ठीक है। डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। मॉलिक्यूल, DNA molecule contain the information essential for constructing and organizing cell। इसका लाइन का मतलब क्या है? आइए हम समझते हैं इजी मेथड, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन, इसके पास इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है? कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है? एसेंशियल, जो उसको जरूरत रहती है, सेल की जरूरत, सेल की जरूरत की इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है, कौन के पास? डीएनए के पास। कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे कंस्ट्रक्टिंग
और ऑर्गेनाइज सेल में कौन से क्या वर्क होने हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक होना है, क्या कुछ अंदर उसमें उसके अंदर एक्टिविटी कौन सी होनी है, और सेल को ऑर्गेनाइज कैसे होना है, कहाँ पे कैसे बनना है सेल, कैसे उसको वर्क करना है, ये सब इसके पास रहता है इंफॉर्मेशन डीएनए के पास। और डीएनए के पास इसके आगे का पॉइंट दिस मॉलिक्यूल कंटेन ऑफ जीन। डीएनए के ऊपर एक और मॉलिक्यूल कंटेन रहता है जिसका नाम क्या है, जीन। ठीक है, जी, जो क्या है, विच रेगुलेट सेल फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन रहती है और जीन क्या कर रहा है, रेगुलेट। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए है ना, डीएनए के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन, रेगुलेट नहीं कर रहा। रेगुलेट कौन कर रहा है, जो डीएनए के ऊपर जीन है, जीन रेगुलेट करता है सेल को। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा डीएनए मॉलिक्यूल कंटेंट एसेंशियल कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइज सेल। ठीक है, डीएनए एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, और जीन एक छोटी यूनिट है, जो जीन से मिल मिलकर, छोटी यूनिट से मिल मिलकर बड़ी यूनिट बनेगी जिसका नाम है डीएनए। ठीक है, अब रेगुलेट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के फंक्शन को, जितने भी सेल में फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, जीन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल कोशिका को, तो यार सेल को कंट्रोल कौन करता है, सेल के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, तो आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, और आगे ही बता रहे हैं उसके बाद देखते हैं। गुड पॉइंट, विजिबल एज क्रोमेटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। अभी क्रोमेटिन क्या है वो बताते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना के उसके बारे में बताते हैं। तो कल चल जाए भाई। लाइफ साइकिल होती है उसमें, डीएनए का कई प्रकार होते हैं, मतलब वो उससे बदलता रहता है और तो उसके नाम भी चेंज होते रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए कम कंडेंस, माने कि कम सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोले, डीएनए। डीएनए कब रहता है, जब सेल कोई क्रिया, मतलब सेल डिवाइड नहीं होती उससे पहले की क्रिया में डीएनए रहता है। ठीक है, डीएनए क्या आने देगी, ये कंडेंस हो, कितना से कंडेंस है, यहाँ से लेके यहाँ पर कंडेंस है, इससे मुकाबले और कंडेंस कहेंगे, तो इसको क्या नाम देंगे, जो मैं लिख रहा है नीचे का, ये लिख रहा है क्रोमेटिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कुछ ज्यादा ही कंडेंस हो गया है पूरा डीएनए, पूरा डीएनए। ठीक है, ये डीएनए कम कंडेंस, मतलब बिल्कुल ही कंडेंस नहीं है, थोड़ा कंडेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। ठीक है, पूरा कंडेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोम। क्रोमेटिन देखिए उसका स्टेज कैसा होता है कि कब ये क्रोमेटिन कहते हैं इसको, डीएनए जब थोड़ा कंडेंस हो जाए। ठीक है, क्रोमेटिन। अब जब क्रोमेटिन और कंडेंस, मतलब डीएनए, डीएनए से थोड़ा कंडेंस हुआ, क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम पर निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और इसके बारे में, यहाँ पे क्रोमोसोम के और डीएनए के बारे में देख लिया है, तो अब हम क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब क्रोमेटिन के बारे में कुछ लाइन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए, तो न्यूक्लियस का पहले स्ट्रक्चर देखिए, तो कैसा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है। आइए, तो एनर्जी। ठीक है, नाम आगे उसकी एकदम बता के जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर कोड। न्यूक्लियर कोड है। ठीक है, यहाँ अभी हमने बताया ना न्यूक्लियर कोड है,
तो मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्रोमेटिन बोल देते हैं, ठीक है। डीएनए नहीं बोल रहे, क्रोमेटिन बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्रोमेटिन के बारे में, डीएनए के बारे में पढ़ा है, हमने पहले ही बताया था, दिया था डीएनए कब बोलते हैं और क्रोमेटिन कब बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका नेम दे देते हैं, न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन। तो क्या है न्यूक्लियोफोर, जो सेल के अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड बना रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड बना रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के बारे में तो ज़्यादा नहीं, एक ही पॉइंट है कि ये सिर्फ प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ये आप फिलहाल में दिया भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें बता दिया कि आपको प्लेन में और अच्छे से पता चलेगा कि इसकी प्रोसेस क्या करता है, इसका वर्क क्या है, ठीक है, कैसे प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, जो हमने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट, और ये क्या है, न्यूक्लियोफोर, जहाँ से मटेरियल एक्टिव, ठीक है। चलिए तो अब हम एक लाइन और है इसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में, उसके बारे में पढ़ के और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, कब दिखता है और कैसा दिखता है। विजुअल ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक धागे के समान दिखता है, ठीक है। कैसा, पतले धागे की तरह दिखता है, ठीक है। अंडरगोज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमेटिन, ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान किस चीज में बदल जाता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। कैसा दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि धागे जैसा, और जो सेल डिवीजन के दौरान लगता है क्रोमोसोम में बदल जाता है। आइए अब सेल का ऑरिजिन और सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर हम जो सेकंड पार्ट था उसमें आपको बता दिया था सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो हम उसमें सेल का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कैसी सेल पाई जाती है, जनरली छोटी साइज की सेल पाई जाती है, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या बिलोंग करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें तो एक सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, साइज बहुत 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 छोटी होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेरी डिफाइंड, इसमें जो न्यूक्लियर होता है ना, न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें जो भी हम आगे देख के आए क्रोमोसोम क्या होता है, सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड्स एंड ऑर्गेनेल आर, सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। आइए तो हम एक एक बार प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक बार यूकैरियोटिक सेल साइज इज जनरली लार्ज, इसीलिए जनरली वेरी स्मॉल है इसकी
लार्ज है, ठीक है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें कौन आते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक में, जैसे कि हम लोग हुए, प्लांट्स हुए, और भी अदर ऑर्गेनिज्म वो सब, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड एट वेल एज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, यहाँ पे न्यूक्लियर पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि न्यूक्लियर पे मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे डिफाइन की गई है, ठीक है, यूकैरियोटिक में। आइए और देखेंगे यहाँ पे कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पे कितने, मोर देन वन क्रोमोसोम, यानी कि एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेल इज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पे क्या था, सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जा रहे थे फिर, और यूकैरियोटिक में सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा यूकैरियोटिक सेल, ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हम लोग आते हैं, इसमें बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार जल्दी से जल्दी थोड़ा छोटा सा रिकैप देते हैं इसका। इसकी जनरली छोटी साइज होती है, इसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें साइज बड़ी रहती है, ठीक है, इसकी ज्यादातर, उसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए ये सेल का ऑर्गेनेल है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसमें यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। चलिए तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आइए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, अभी हमने पढ़ा क्या था, अभी हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था ना। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में जो पढ़ा था ना, वही आपके चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। तो अब हम आगे किस टॉपिक पे पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, एनिमल और प्लांट आते हैं, ठीक है। तो आइए अब साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब यूकैरियोटिक के अंदर ही आएंगे, ठीक है, एक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। Cytoplasm. The fluid contained enclosed by the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की जगह आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर इंक्लोज रहता है, ठीक है, उसके अंदर भरा रहता है सेल के अंदर, ठीक है। कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल, मतलब कि स्पेशल ऑर्गेनेल भी रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर इंक्लूड में, इसका मतलब क्या है कि जो साइटोप्लाज्म में जो कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन है, स्पेशल ऑर्गेन, वो स्पेशल फंक्शन दिखाते हैं, और किस चीज से घिरे रहते हैं, एक मेम्ब्रेन से, ठीक है। आई अब साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया, अब हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं उसके बारे में हम और पहले से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल, यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर कंटेन अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनेल होती है, ठीक है। ऑर्गेनेल कैरी आउट वेरियस फंक्शन इन द सेल, जो अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जितने भी अंदर ऑर्गेनेल होते हैं वो अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या आते हैं उसके एग्जांपल देखेंगे। न्यूक्लियस, जो हम अभी पढ़ के आए, ठीक है, कुछ टाइम पहले। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। फिर गोल्गी अपर्चस पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम, और ऐसे ही ETC, ठीक है। तो आइए एक बार रिकैप देते हैं थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेल रहते हैं जो अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक। और सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब सेल ऑर्गेनेल है जो अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी हुआ, गोल्गी अपर्चस हुआ, लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, आइए स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अभी हमने सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था ना, तो उसमें एग्जाम्पल क्या था, न्यूक्लियस था, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर, ठीक है। याद रखो, आगे भी याद है, हाँ याद बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट याद रखना, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, कई बार भूल जाते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कैसे है। नेटवर्क, नेटवर्क ये आपके फोन का नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क माने एक जाल, एक जाली वाली एक नेट, ठीक है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की एक जाली रहती है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। मेम्ब्रेन फॉर्म ट्यूब्स, ट्यूब्स की तरह रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने एक सेल के स्ट्रक्चर में बताया था। जो आपने अगर देखा हो सेकेंड पार्ट, तो उसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर बताया था जिससे न्यूक्लियस में अटैच था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये कैसा था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब एक सीट विद इन द सेल, सेल के अंदर एक कैसे पाया जाता है, सीट की तरह, सीट की तरह, ठीक है, सेल के अंदर। तो आइए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स देखते हैं, इसके आधार पर, राइबोसोम के आधार पर, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे। अपीयर्स ड्यू टू राइबोसोम साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक में उपस्थित है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसको एक और चीज बोलते हैं, एक और नाम से उसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनती है, सिंथेसिस का मान प्रोटीन बनती है, ठीक है, बनना होता है सिंथेसिस का मान, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था वही एक शॉर्ट पॉइंट में लिखा है, ठीक है। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। नॉट इन्वॉल्व लिपिड प्रोडक्शन, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ना कि लिपिड, ठीक है। नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन, इसमें कोई सा रोल नहीं रहता एंजाइम का और हार्मोन का, ठीक है। इसमें सिंथेसाइज ना एंजाइम होता है ना हार्मोन, इसमें ओनली प्रोटीन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम अपसेंट है, इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ उसका सरफेस बिल्कुल क्लीन, यानी कि स्मूथ है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है, ठीक है। स्मूथ अपीयर्स लिपिड एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है, लिपिड का, एंजाइम का एंड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे क्या हो रहा था, राइबोसोम में क्या हो रहा था, लिपिड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। फंक्शन इन लिपिड प्रोडक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि लिपिड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो फैसिलिटेट लिपिड सिंथेसिस, ये पॉइंट यहाँ पे लिखो वही है, ठीक है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्ट, ये एंजाइम और हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। चलिए तो एक बार रिकैप देते हैं, एक बार और अच्छे से समझा देते हैं, थोड़ा स्क्रीन में रहेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है, ठीक है। सेल में किस प्रकार का पाया जाता है, सीड्स लाइक, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आधार पर, राइबोसोम के आधार पर कहाँ पे पाया जा रहा है, कहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड का फुल प्रोडक्शन नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नो रोल एंजाइम और हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्मूथ अपीयरेंस होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे स्मूथ अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिपिड एंजाइम और हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
इसमें कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या है, लिपिड का प्रोडक्ट, लिपिड बनती है इसमें करने प्लाज्मा फंक्शन एंजाइम हार्मोन प्रोडक्शन, उसमें एंजाइम और हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल होगा, ठीक है, सेल का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। गोल्गी अपर्चस, क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, तो ये दूसरा ऑर्गेनेल है, ठीक है। अभी पूरा तक और आपका क्लास चलेगा और आपका क्लास खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये इन दोनों के बाद 3 टॉपिक और बचे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं। इसके बाद आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपको ये एज इट इज जे नोट चाहिए तो ये भी मिल जाएंगे। और अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। विद्याभूमि क्लासेस पे बराबर टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको इस चीज़ के सभी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जाइएगा और ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम का लिए और बनी रहिएगा। गोल्गी पर्चस की खोज किसने की थी सबसे पहले? गोल्गी पर्चस की खोज कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी साहब ने खोज की थी, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी के नाम से ही इनने गोल्गी अपर्चस नाम दिया था, क्योंकि इनने खोज की थी, इनका नाम क्या है, गोल्गी। तो अब इसका फंक्शन देखिए क्या काम करता है। facilitates the packaging and transportation of protein across the cytoplasm, यानी कि जो प्रोटीन होती है, जो आरईआर बनाता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको प्रोटीन को जो साइटोप्लाज्म में आती है उसको क्या करता है, पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाता है, गोल्गी पर्चेस कहाँ जाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है परफॉर्म फंक्शन, इसका फंक्शन है सर्च एट द स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज मॉडिफिकेशन, ये स्टोरेज मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, तो आईआर से निकलता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग का भी काम करता है, प्रोडक्टिव एंड रिसाइकल, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि जैसे प्रोटीन बनना है तो उसको जाना कहाँ है, तो उसकी हेल्प कौन करवाएगा, गोल्गी अपर्चस, ठीक है। तो आइए अब लाइसोसोम एक नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम चैप्टर खत्म, ठीक। जैसे कि हमने बताया ना कि थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ड्यूरेशन लगभग आधे घंटे से तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, तो बने रहिएगा थोड़ा। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम भरा रहता है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, आर्या जो जो अभी हम पढ़ के आए, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर्या एक्ट एज द सेल, वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है, जिससे किसका रूप लेता है, कौन सा सेल का रूप लेता है, लाइसोसोम, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसीलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि आर्या से एक वेस्ट के रूप में निकला था, और गोल्गी अपर्चस ने क्या बना दिया उसको, लाइसोसोम, ठीक है। डाइजेस्ट ओरिजिनल मटेरियल एंड बॉर्न आउट, ठीक है, बॉर्न आउट सही से लिख देना, समझ नहीं आ रहा होगा आपको। और इसका मतलब क्या है कि जो सेल के अंदर ओरिजिन मतलब बाहर से कुछ पार्टिकल या कुछ भी आता है, ठीक है, उसको बाहर वाले मटेरियल को, और जो बॉन्ड बॉन्ड ऑफ माने जिसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, ठीक है, जो ऑर्गेनल है जो पुराने हो चुके हैं, उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उनको सबको डाइजेस्ट करता है, मेंटेन क्लीन लाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप घर में रहते हैं, मम्मी क्या करती हैं, पूरे घर की सफाई रखती हैं, ठीक है। अगर आप
कहीं पे अकेले रहते हैं ना, तो उसमें क्या हुआ, आपके कमरे में कैसा, जैसे कहीं कपड़े, कहीं जूते, कहीं चप्पल डले, तो ऐसा। मम्मी की तरह काम कौन करता है सेल में, लाइसोसोम। ठीक है, अगर सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होगा तो जैसे ही हम अकेले रहते हैं ना, वैसा ही सेल के अंदर रहेगा। लाइसोसोम कैसा काम करता है, क्लीन लाइन की तरह काम करता है, उसमें मेंटेन क्लीन के सफाई को क्लीन करता है। ठीक है, लाइसोसोम लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तोड़ता है इनटू सिंपलर वन यूजिंग पावरफुल एंजाइम। ठीक, किस चीज से, मतलब किसके सहायता के द्वारा बड़े बड़े सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, पावरफुल एंजाइम। अब वो एंजाइम आप क्लास में नहीं दिया, वो आगे क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, इसको लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है, सुसाइड बैग के नाम से। ठीक है, involved in break down all organic material including bacteria old organic। इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन क्या किस किस को करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है जो सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, उनको तोड़ता है। और ओल्ड ऑर्गेनिक माने कि जैसे कि वर्गीय परचेस है, काफी पुराना हुआ है, ऐसे कुछ ओल्ड ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यू टॉपिक पे जाते हैं, जो कि रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद दो और क्लास खत्म। चलिए तो आइए, अभी हमने सेल के ऑर्गेनेल में क्या लाइसोसोम और गोल्गी एपेटाइटिस पढ़ा। अब दो और रह गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसके बाद दो और रह गए, राइबोसोम और बैक्यूल। बस आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सबसे फेमस पावर हाउस ऑफ द सेल। इट्स हैव टू मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, एंड पोर्स होते हैं, आउटर साइड की जो पोर्स होते हैं, और अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें कैसे होती है, वो फोल्डेड होती है। ठीक है, आइए इसी लाइन को एक बार अच्छे से बताते हैं आपको कि पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ठीक है, सेल का। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, और तीसरी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होती है, पोर्स माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की, उस वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है। ठीक है, आइए तो फोल्डेड क्यों रहती है, इनर फोल्ड्स मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली लेयर है वो फोल्डेड इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, सरफेस एरिया और एटीपी जनरेशन, द ऑर्डिनल एनर्जी कन्वर्जन। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर वाली लेयर में पोर्स क्यों नहीं है, पोर्स होते हैं लेकिन फोल्ड क्यों नहीं है। फोल्ड इसलिए है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाएगी। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगी तो इसमें जो एटीपी का जनरेशन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको कौन सा ऑर्डिनल बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और मार्कर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी बनाता है फॉर सेलुलर एक्टिविटी एंड मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है, तो सेल में जितनी प्रोसेस हो रही है, जितने भी वर्क हो रहे हैं, कौन यूज करता है, सेलुलर एक्टिविटी में हमारे आते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो मैकेनिकल वर्क, जैसे कि आप जिम जाते हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ कोई सा भी वर्क करते हैं, तो उसमें एनर्जी चाहिए पड़ती है, तो वो कौन सी एनर्जी आती है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, वो यूज होती है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, समझ जाएंगे। तो अब चौथा पॉइंट देखेंगे, दे पास देयर ऑन डीएनए। इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, सेल के पास एक अलग डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अलग से डीएनए होता है। और क्या होता है, राइबोसोम होता है, इनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जो किस लिए होता है, ताकि वो खुद के लिए प्रोटीन बना सके। ठीक है, आइए एक बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल।
इट हैव टू मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन तो उसमें पोर होती है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, ठीक है। अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इसलिए इनकी सरफेस एरिया बढ़ाती है। एटीपी को जनरेशन कर एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है, एटीपी बनाती है, इसीलिए इसको कौन सा ऑर्गेनल बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। प्लास्टिड की बात पड़े, प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। ये क्या है, प्लास्टिड एक्सक्लूसिव प्लांट, ये एक एक्सक्लूसिव प्लांट सेल है, ठीक है। एग्जिस्ट इन टू वेराइटीज, ये दो चीजों में पाया जाता है, दो अलग अलग वेराइटी में पाया जाती है, जैसे क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट इसके द्वारा प्लास्टिड कौन से, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा देखिए क्लोरोप्लास्ट, आर क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट ही है, ठीक है। जो कंटेनिंग क्लोरोफिल इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्या कंटेन कर रहता है, क्लोरोफिल को कंटेन किए रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस विच रेगुलेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल, जो फोटोसिंथेसिस करके एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। कौन करता है, लैग लैग कंडीशन एज परमियली प्राइमरी फंक्शन एज स्टोरेज साइड स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। इसका मतलब ये है, इसमें लीकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। इसे स्टोरेज, ठीक है, किस चीज को स्टोरेज करता है, जैसे कि स्टार्च हुआ, ऑयल हुआ एंड प्रोटीन ग्रेन, प्रोटीन की पाया जाता है, ठीक है। ये एनिमल्स में इन टू वेराइटीज में पाया जाता है, एक क्रोमोप्लास्ट और एक लीकोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, आर कलर्ड प्लास्टिक फ्लोवर, ठीक है, ये पिगमेंट की तरह काम करता है, जो जो कि फ्लोवर दी गई थी, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट ही है, ठीक है। कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, तो किस चीज को कंटेन किया रहता है, क्लोरोफिल को कंटेन किया रहता है, ठीक है। जो किसके लिए इनेबलिंग रहता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, जो रेगुलेट करता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल को, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट लेयर, मतलब पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जो कि इसका पहला फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, ठीक है, जो स्टोरेज का फंक्शन करता है। इसमें स्टार्च ऑयल प्रोटीन ग्रेनुल इसमें स्टोर होते हैं। चलिए, तो अब लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं, राइबोसोम और वैक्यूल, और अपना चैप्टर खत्म। तो चलिए चैप्टर के लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ और बचा है टॉपिक, बस फिर चैप्टर खत्म होगा। राइबोसोम, वैक्यूल, और जो बचा होगा चैप्टर में थोड़े पार्ट, तो पढ़ के चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करती है, ठीक है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसलिए हमने क्लास में बोला था यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है राइबोसोम, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब आइए वैक्यूल पे।
वैक्यूल क्या है? एक स्टोरेज सैक है, ठीक है, अगर यानी कि थैला, थैला बोल सकते हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या है? स्टोरेज सैक इन सेल, सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर वैक्यूल क्या है? स्टोरेज सेल, सेल स्मॉल एंड एनिमल, लार्ज एंड प्लांट, ठीक है। देखिए जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है वो छोटा पाया जाता है, ठीक है। और जो प्लांट में पाया जाता है जो वैक्यूल, वो बड़ा पाया जाता है, ठीक है। लार्ज इन प्लांट, बड़ा पाया, ठीक है। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट में, प्लांट की सेल में कहाँ पे पाया जाता है वैक्यूल? सेंट्रल में। देखिए ऑक्यूपाई 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, यानी कि ये एक सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में आपका सेंटर पे इतना बड़ा, तो मान के चलिए एक वैक्यूल है पूरा 50 से 90%, उसने पूरा वॉल्यूम और वैक्यूल है, ठीक। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, प्लांट सेल को कठोर, जैसे कठोरता, एक कठोर, कठोरता देता है, ठीक है, ताकि सेल को कुछ स्टोर एसेंशियल सब्सटेंसेस, यानी कि जो जरूरत के सामान होते हैं वो सेल के अंदर स्टोर करता है, कौन? वैक्यूल। अब आइए एक और करते हैं, पहले ये तो फिर बात को याद करने की है, उसको समझने का है। राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, ठीक है। एनवायरनमेंट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है राइबोसोम। प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ का? बोथ प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। वैक्यूल क्या है? एक स्टोरेज सैक बोलते हैं, ठीक है, सेल के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इस एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है और प्लांट सेल में लार्ज, ठीक है। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल देखेंगे, वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल में पाया जाता है, जो कितना उसका स्थान घेरता है सेल के अंदर? 50 से 90% स्थान घेर लेता है सेल्स में। और स्टोर एसेंशियल सब्सटेंसेस मतलब कि जरूरतें, जो जरूरती सामान होते हैं ना, यानी कि सावधान जिसको सामान होते हैं, ठीक है, इसी हिसाब से तो उसको शो करता है, ठीक है, वैक्यूल। और पूरे में कि अब चैप्टर में क्या क्या था, ठीक है, क्या क्या बता था। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन थे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सेट्रा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन आ जाएगा? वैक्यूल, जो अभी पढ़ा है, लाइसोम, जो अभी पढ़ के आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मेम्ब्रेन कौन सा है? राइबोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमने सेल के स्ट्रक्चर में बताया था कि सेल डिवीजन, तो ये क्या बात है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपने जो पहले की जो 2 वीडियो डली है ना, वो देखिए और इसको थर्ड पार्ट को देखिए और पूरा चैप्टर को फिनिश कीजिए। जितने भी ये नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको। तो अच्छे से अच्छा चैप्टर तैयार कीजिए, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कई पीवाई के भी आते हैं, ठीक है। तो जो जो मेन टॉपिक लगे वो आप पूरा चैप्टर याद करिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और ना समझ में आए तो हम तो फिर बैठे ही हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो वो आप बताइएगा। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करिएगा, तभी हमें मोटिवेट मिलेगा, ठीक है।